जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक हम 42 अध्याय देख चुके हैं। आज 43वें अध्याय में देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया था। उस समय गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया और यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों का प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी गांधी जी के आदर्शों का प्रचार करने के लिए। प्रश्न संख्या 1 है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो विनोबा भावे थे प्रथम सत्याग्रही। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। प्रश्न संख्या 2 है, महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। प्रश्न संख्या 3 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे प्रधान सत्याग्रही। प्रश्न संख्या 4 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 5 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 6 है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो पवनार महाराष्ट्र में शुरू किया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। यह आंदोलन पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। प्रश्न संख्या 7 है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों का प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 8 है, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। कारण है, यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो यह कथन कारण क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। अभिकथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार करने के बाद 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा सीमित सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्याग्रह को सीमित रखा गया ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटिश को शर्मिंदा न होना पड़े। हिंदी में पूछे गए प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सत्य है, परंतु प्रश्न के अंग्रेजी भाषा में इम्ब्रेस का अर्थ आलिंगन या अपनाना होने के कारण आर सही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। अगला अध्याय है क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं। पहला इसमें है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा था इसमें,
भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, देसी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और तीसरा इसमें था, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को अस्वीकार करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा था, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। प्रश्न संख्या 1 है इसमें, भारत में क्रिप्स मिशन आया था, किस वर्ष आया था? तो वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारतीय मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में आया। प्रश्न संख्या 2 है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों का प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। तो इसमें सम्मिलित क्या थे? तो भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, ये सम्मिलित था, इसमें सही है। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होगा, ये भी सही है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, यह भी सही है। भारत की संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित की जाए, ये भी सही है। यहाँ पे चारों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। अगला इसमें है, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला था इसमें, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। इसमें अगला प्रावधान था, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगी। प्रश्न संख्या 3 है, 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें गलत छांटना है। तो नई कार्य परिषद की नियुक्ति, जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, तो ये सही नहीं है यहाँ पे, और सब सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव को टूटते बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक था? तो महात्मा गांधी ने ये उत्तर दिनांकित चेक कहा था। रंगून यांगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान निकाला जाए। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी इसे टूटते हुए बैंक
के नाम से उत्तरती थी चेक की संज्ञा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में सम्मिलित था भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, नहीं, यह सम्मिलित नहीं था। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, तो ये सही है। अब केवल 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार केवल कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 43 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया।